हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम काउंटर करंट मैकेनिज़्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज़्म का मतलब क्या होता है या काउंटर करंट का मैकेनिज़्म क्या होता है। तो यहाँ पर ये दो ट्यूब्स है और इन दो ट्यूब्स में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर इस ट्यूब में मान लीजिए कि जो फ्लूइड है उसके फ़्लो का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इस ट्यूब में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके फ्लो का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को काउंटर करंट कहा जाता है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल सिस्टम में काउंटर करंट जो है ये हमें फिश गिल्स में देखने को मिलता है, जहाँ पर जो वाटर जो होता है वो गिल्स के ऊपर से एक डायरेक्शन में फ़्लो होता है और जो ब्लड है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो होता है। इसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन है वो फैसिलिटेट किया जाता है। इंटेस्टिनल विलीज जो होती है वहाँ पर भी जो ब्लड का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है। और लूप ऑफ हेनले जो है, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, इनमें जो फ्लूइड का जो फ़्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जहाँ पर भी हमें कुछ एब्जॉर्ब करना है वहाँ पर हमें काउंटर करंट मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है। तो इस लेक्चर में हम लूप ऑफ हेनले में होने वाले काउंटर करंट मैकेनिज़्म की बात करेंगे, जिसका यूज़ करके यूरिन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट बनाने का काम यहाँ पर होता है। ओके, तो यानी कि ब्लड से हाइपरटोनिक यूरिन जो है, ब्लड के कंपैरिजन में हाइपरटोनिक यूरिन प्रोडक्शन करने के लिए काउंटर करंट मैकेनिज़्म का यूज़ हमारी बॉडी करती है। तो ये किस तरीके से किया जाता है ये हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ दी गई है ये वैल्यूज़ ऑस्मोलरिटी इंडिकेट करती है और ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ मिली ऑस्मोल पर लीटर इस यूनिट में एक्सप्रेस की गई है। तो हम यहाँ पर लूप ऑफ हेनले के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इतने एरिया में जितने भी वैल्यूज़ है इन वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत होगी। ओके, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि काउंटर करंट मैकेनिज़्म का जो मेन रोल है वो है कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना। तो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, जो भी फिल्ट्रेट है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करती है और ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेंटेन करती है। तो ये कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर मेन तीन चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वो है लूप ऑफ हेनले, मेडुलरी इंटरस्टिशियम और वासा रेक्टा। तो यहाँ पर जो भी बदलाव जो आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं ऑस्मोलरिटी में, वही इस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का प्रोडक्शन जो है वो गवर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम लूप ऑफ हेनले की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ऑस्मोलरिटी किस तरीके से चेंज हो रही है। ओके, तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जहाँ पर हमने यूरिन फॉर्मेशन की बात की थी, वहाँ पर हमने देखा था कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर जो यूरिन होता है ये आइसोऑस्मोटिक होता है। मतलब उसका जो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन और ब्लड का जो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम होता है, इसलिए ये आइसोऑस्मोटिक है। तो यहाँ पर अब हम जो डिसेंडिंग लिम जो है लूप ऑफ हेनले की, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑस्मोलरिटी 300 है, यहाँ पर 400 है, 600, 900, 1200, यानी कि जो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही असेंडिंग लिंक में आते हैं तो जो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन जो है 700, 400, 200, 100 इस तरीके से कम हो रहा है। तो हम सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन और जो ऑस्मोलरिटी है इसको इंटरचेंजेबल टर्म्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि जो ऑस्मोलरिटी जो होती है किसी भी सिस्टम की, ये उसमें प्रेजेंट सॉलिड्स की वजह से उसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो डिफाइन होती है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑस्मोलरिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पर ऑस्मोलरिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो किसी भी सिस्टम में सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन जो है, जब हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन हम सॉलिड्स रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन उसमें प्रेजेंट जो एक्वायस सिस्टम जो होती है, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस वाटर मॉलिक्यूल और जो NaCl है उसके रिमूवल या फिर एडिशन की वजह से आ रहे हैं। तो ये किस तरीके से होता है, अब यहाँ पर देखिए जो डिसेंडिंग लिम है इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है
ये रिमूव हो रहे हैं इंटरस्टिशियम में। ओके, यानी कि यहाँ पर इनका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है इंटरस्टिशियम से ब्लड में, और इसी वजह से ये जो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन जो है या इसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये NaCl को इम्परमिएबल होता है, इसलिए यहाँ पर कोई नेट मूवमेंट जो है NaCl की वो देखने को नहीं मिलती है। लेकिन असेंडिंग लिम्ब जो है वो NaCl को परमिएबल होता है, और इसी की वजह से यहाँ से यानी कि असेंडिंग लिम्ब से NaCl जो है वो रिमूव किया जा रहा है। तो ये जो ब्लैक एरो जो है ये पैसिव फ्लो दिखा रहा है, और ये जो रेड एरो है ये एक्टिव फ्लो दिखा रहा है। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर NaCl की रिमूवल की वजह से रीएब्जॉर्प्शन की वजह से ये जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब में ऑस्मोलरिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ओके, अब हम इंटरस्टिशियम की बात करते हैं। तो यहाँ का जो भी इंटरस्टिशियम है उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर इंडिकेट की गई है। तो इंटरस्टिशियम की जो ऑस्मोलरिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, और ये इंक्रीज़ जो ऑस्मोलरिटी है वो NaCl और इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से सीक्रेट होने वाला जो यूरिया है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये यहाँ से जो यूरिया सीक्रेट हो रहा है, रीएब्जॉर्ब जो हो रहा है, तो ये यूरिया ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आकर कलेक्ट हो जाता है। तो ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये यूरिया जो हम रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका यूज़ यहाँ की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए होता है। ओके, अब हम बात करते हैं ये जो वासा रेक्टा है या पेरिट्यूबल कैपिलरी है, इसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑस्मोलरिटी है ये इंक्रीज़ हो रही है डिसेंडिंग वासा रेक्टा में, और जो असेंडिंग इसमें है जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो ये भी NaCl और H2O के एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के बेसिस पर ये बेस करता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कुछ भी इंक्रीज़ हो रहा है, ऑस्मोलरिटी जो इंक्रीज़ हो रही है, ये H2O जो है वो यहाँ से सीक्रेट होने की वजह से और NaCl रीएब्जॉर्ब होने की वजह से ये चीज़ें हो रही है। ओके, तो H2O अगर कंटिन्यूसली सीक्रेट होते रहेगा तो जो सिस्टम है उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिमूव होते रहेंगे, और कंटिन्यूस NaCl के एब्जॉर्प्शन की वजह से ऑस्मोलरिटी जो है वो बढ़ रही है। ओके, तो अगर हम इस डायरेक्शन में बात करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें अपोजिट हो रही है असेंडिंग इसमें। तो यहाँ पर NaCl जो है ये सीक्रेट हो रहा है इंटरस्टिशियम में, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर ये जो ऑस्मोलरिटी जो है ये डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका नेट आउटपुट क्या होता है? अब यहाँ पर अगर आप बात करते हो स्पेशली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में अगर आप बात करते हो तो ADH हार्मोन जो है, ADH हार्मोन यहाँ पर H2O को रीएब्जॉर्ब करवा देता है, और इसी वजह से यहाँ पर यानी कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। ओके, तो ये जो भी मैकेनिज़्म है ये जो मैकेनिज़्म है ये मैकेनिज़्म फाइनल आउटपुट जो होता है यूरिन का वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, या हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जो फाइनल यूरिन जो है उसका ऑस्मोलरिटी अगर आप देखोगे तो ये 600 to 1200 इतना हो सकता है। ये वैरी क्यों करता है? इसके लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आप कितना डायूरेटिक कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि टी, कॉफ़ी, ये जो डायूरेटिक्स है या फिर जो कुछ भी मेडिसिन्स है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। सीज़न भी इसके ऊपर जो है वो अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम समर की बात करते हैं तो बॉडी जो है समर में ज़्यादा से ज़्यादातर वाटर लॉस नहीं करती है, लेकिन अगर हम रेनी सीज़न या फिर विंटर की बात करते हैं तो इन सीज़न में बॉडी जो है वो वाटर लॉस ज़्यादा करती है। तो जो यूरिन है ये उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादातर डाइल्यूट रहेगा यानी कि रेनी और विंटर सीज़न में, लेकिन अगर हम समर की बात करते हैं तो जो यूरिन है वो ज़्यादा से ज़्यादातर हाइपरटोनिक रहने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है ये वैरी करती है। ओके, तो अब हम डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं जो कि यूरिन की कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें मेन जो है वो है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो ADH हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, या फिर अगर प्रोड्यूस होता भी है तो जो सेल्स है उस ADH हार्मोन को रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो इस कंडीशन में यूरिन आउटपुट जो है वो 15 लीटर पर डेज इतना बढ़ जाता है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए एक सिंथेटिक ADH एनालॉग यूज़ किया जाता है जिसका नाम है डेस्मोप्रेसिन। ये स्प्रे के फॉर्म में या फिर इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल होता है। ओके, तो इसके अलावा बहुत से ऐसे डिसऑर्डर है जो रीनल मेडुला को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज़्म है या फिर काउंटर करंट मैकेनिज़्म जो है वो हो नहीं पाता।
तो इसमें भी जो पर्सन है वो यूरिन कॉन्सेंट्रेटिंग एब्रेडिक हो जाता है। तो इस तरीके से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।